स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो स्टूडेंट, कल हमने मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप की हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होंगी, जिनको हम उनके आगे फिजिकल फार्मूला, उसके डायमेंशनल फार्मूले जो है वो हम करेंगे। ओके, तो साथ में मैंने बताया था उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स भी मैंने आपको बताए थे। क्लियर है? तो दो का तो मैंने आपको बता दिया था। एक तो आपके पास मैकेनिकल क्वांटिटीज थी, क्लियर। दूसरी थी आपके पास थर्मल क्वांटिटीज, क्लियर है। तो जो लास्ट वाली क्वांटिटी है वो हमारे पास कौन सी? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? ओके स्टूडेंट, तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो हमारे पास अब जो थर्ड आएगी फिजिकल क्वांटिटी, वो कौन सी होगी आपके पास? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। अब जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं, जो इलेक्ट्रिकल टर्म्स होगी आपके पास, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में यूज्ड होती हैं, वो तो स्टूडेंट्स आपने तकरीबन जितनी भी टर्म्स हैं वो आपने 10th में पढ़ी हुई है। ओके, जो आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर है उसमें आपने पढ़ी होगी। तो सबसे पहले हम करते हैं चार्ज का। ओके, चार्ज। तो बच्चों ये तो आपने पढ़ा होगा कि चार्ज जो है उसको हम डिनोट किससे करते हैं? क्यू के साथ डिनोट करते हैं। ओके, क्लियर है? तो पहले देखो, अगर आपको चार्ज निकालना है तो सबसे फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द करंट की डेफिनेशन क्या है। करंट की जो डेफिनेशन है, करंट के हिसाब से क्या आता है आपके पास? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो मुझे यहां से किसकी वैल्यू चाहिए? चार्ज की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं यहां पे चार्ज को इस तरह से लिखूं, चार्ज इज इक्वल टू आई और टी। यहां तक ये चीज क्लियर है? अब मेरे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। अब मैं यहां से आपका चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना वो निकालूंगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास m नहीं है, 0, l नहीं है, 0 आ गया। करंट, करंट के आपके यूनिट्स क्या है? तो स्टूडेंट करंट के अपने बेसिक यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट्स है, वो है एम्पियर। ओके, एक आ गया एम्पियर। टाइम के अपने पास अपने यूनिट्स है, डायमेंशन है, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? टी के साथ। ओके, तो ये तो स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया? इसका डायमेंशनल फार्मूला ए और टी। अगर आप कभी इसके ऐसा यूनिट्स देखो, ऐसा यूनिट इसके क्या आएंगे आपके? चार्ज के जो यूनिट्स हैं, चार्ज ये आ गया आपके पास एम्पियर, एम्पियर, और साथ में आएगा आपके पास सेकंड। लेकिन स्टूडेंट अगर आप कभी इसके इक्विवेलेंट देखोगे तो आपको पता है कि जो चार्ज है, चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं? कूलम में मेजर करते हैं, क्योंकि कूलम साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर किया था कि भाई जो चार्ज है, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस जो है, और उनके बीच में फोर्स क्या है, तो उसी के नाम के ऊपर हम उसको डिनोट करते हैं, मेजर करते हैं। कूलम। क्लियर है? आप इसको सी के साथ कर लीजिए। ओके, कूलम। ओके, यहाँ तक ये चीज क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आती है आपके पास सेकंड, चार्ज के बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो आपके पास आती है करंट। अब बच्चों, करंट को चाहे आप इलेक्ट्रिक करंट बोलिए या करंट बोलो, तो चीज सेम ही है। ओके, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई के साथ डिनोट करते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप कभी देखो तो करंट जो है उसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, क्योंकि करंट का हमारे पास आगे ये चीज है कि आपके पास क्या हुआ, अपॉन टी का फॉर्मूला है। ओके, लेकिन हमारे पास करंट के अपने स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, तो वो हमारे पास सिर्फ ओनली क्या है? एम्पियर्स है, क्योंकि करंट को हम किस में मेजर करेंगे? एम्पियर में करेंगे। तो करंट के अपने स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से अगर आप देखो तो उसका जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो आएगा m0 l0, और यहाँ पे आपका आएगा E। चाहे आप सिंपल इसको एम्पियर में लिखो। ओके, तो यहाँ पे इसके अगर ऐसा यूनिट्स देखोगे तो ऐसा यूनिट्स में क्या है आपके पास? यहाँ एम्पियर, ए के साथ डिनोट करो, तो आगे इसका इक्विवेलेंट जो है वो यही रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक ये चीज क्लियर? ओके, हाँ, अगर आप कभी इस तरह से लिख सकते हो कि करंट का अगर बेसिक यूनिट देखो तो करंट की अपनी डेफिनेशन क्या है आपके पास? चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से अगर आप इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालते हो तो यहां से निकल जाएंगे। ये क्या है आपके पास? चार्ज किस में मेजर करते हो आप? कूलम्स में। कूलम, आगे सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो यहाँ तक। ओके, यहाँ तक ये चीज क्लियर है? चार्ज का आ गया हमारे पास, करंट का आ गया, उसके बाद आता है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ओके, तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं? वी के साथ डिनोट करते हैं। चाहे आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो, चाहे आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स बोलो, चाहे आप इसको वोल्टेज बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग। ओके, ये सारे के सारे टर्म क्या है आपके पास? एक जैसे हैं। ओके, अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग क्या है? कि वर्क डन बाय अ चार्ज। क्लियर? इसकी अगर डेफिनेशन देखोगे तो क्या आएगी आपके पास? ये वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज।
तो यहाँ पे देखो आपका वर्क है, तो वर्क के स्टूडेंट हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला है, वो है हमारे पास mL2T-2। ये तो आ गया वर्क का। अब देखो चार्ज, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला बच्चों मैंने पहले से ही आपको बता दिया था कि चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या है आपके पास यहाँ पे I और T। I और T के साथ क्या बनता है आपके पास, I आ गया एम्पियर्स में, टाइम आ गया आपका, ठीक है। इसको अब आप रीअरेंज करके सॉल्व करो इसको, तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, M L कितना है आपके पास यहाँ पे 2। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे T आपका क्या है, पावर 1 है। अब ये T अगर ऊपर जाएगा तो पावर इसकी कितनी हो जाएगी, -1 ऊपर जाएगा तो -1 और -2 मिलके कितना बन गया आपके पास -3। ओके, और साथ में एम्पियर जो है जब ऊपर जाएगा तो A इनवर्स, ये बन जाएगा बच्चों आपके पास किसका फार्मूला, पोटेंशियल का फार्मूला। ओके, तो अगर कभी आप इसके यूनिट्स देखो तो ऐसा यूनिट्स आपके यहाँ से कैसे करके निकलेंगे, यहाँ पे निकलेंगे ऐसा यूनिट्स केजी, मास है तो केजी आएगा, एल का स्क्वायर मीन्स मीटर का स्क्वायर, टाइम सेकंड का क्यूब, एम्पियर्स, तो एम्पियर्स का क्या आएगा, सिंपली आप यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं एम्पियर का -1। तो बच्चों इसके जो इक्विवेलेंट यूनिट्स होंगे, अगर आप यहाँ पे देखो तो इसको अगर आप इक्विवेलेंट यूनिट्स करके निकालो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो वर्क को किसमें मेजर करते हो आप, वर्क को मेजर करते हो जूल्स में। तो यहाँ पे है आपका चार्ज, तो चार्ज के यूनिट्स क्या है, कूलम, तो कूलम यहाँ पे ऊपर जाएगा तो कूलम इनवर्स होगा। एक तो आपके पास ये यूनिट आ गए, दूसरे बच्चों इनके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इसके अपने यूनिट्स भी हैं, वो कौन से हैं, वोल्ट, वोल्ट जो है इसके अपने यूनिट्स भी हैं। तो इसके इक्विवेलेंट जो है ये आपके पास 2 यूनिट निकल जाएंगे। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अच्छा, अब देखो उसके आगे जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपके पास कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, सी के साथ डिनोट करते हैं। लेकिन अब बच्चों कैपेसिटेंस क्या है, पहले इस चीज को समझो। कैपेसिटेंस आपने 10th में पढ़ा होगा कि कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो कैपेसिटर जो है वो कितना कैपेसिटेंस जो है वो ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ करंट को, क्लियर है। ओके, तो अगर कभी आप रेजिस्टेंस की फॉर्म में अगर आप देखो कि एक कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस को अगर आप कभी देखो, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, अगर आप कभी कैपेसिटेंस की देखो भाषा में तो उसको हम क्या बोलेंगे, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। ओके, तो यहाँ पे अगर आपके पास कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो है बच्चों आपके पास यहाँ पे C इज इक्वल टू V अपॉन क्यू। ओके, मतलब वोल्ट पर यूनिट पोटेंशियल अपॉन चार्ज, क्लियर है ये चीज। सॉरी आपके पास नहीं बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे आप ना चार्ज पर यूनिट वोल्ट आएगा, C इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी बी के इक्वल में होता है आपके पास इसका रिलेशन। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे इस टर्म को देखो तो क्यू जो है क्यू का हमारे पास जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है आपके पास यहाँ पे I और T। तो I और T के साथ हमारा जो यहाँ पे फार्मूला निकला था वो निकला था यहाँ पे क्या, AT। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मैं पहले क्यू का डायमेंशनल फार्मूला लिख लेता हूँ। क्यू का जो मेरे पास डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो आएगा यहाँ पे A और T, ये वाला। उसके बाद आता है मेरे पास वोल्ट, तो वोल्ट का मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला है वो मेरे पास है यहाँ पे, T कितना आएगा आपके पास, mL2 T-3 और A-1। अब बच्चों इसको क्या करना, हमने कंक्लूड कर देना है। ओके, इसको सारा कंक्लूड करो। m है, m जब ऊपर जाएगा तो m-1 आ गया, l की पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो l की पावर -2, t, अब देखो t यहाँ पे क्या है, t की पावर है यहाँ पे -3। अब जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस की हो जाएगी, तो 1 ये वाला, तो कितना बन गया आपके पास, t की पावर होगी आपके पास 4। अब बच्चों यहाँ पे है a की आपके पास -1 है, तो अगर -1 ऊपर जाएगा तो a की पावर बन जाएगी, तो टोटल मिला के हमारे पास a का स्क्वायर आ गया। ये आ गया आपके पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, क्लियर है। तो अगर कभी आप इसका ऐसा यूनिट्स देखते हो तो ये कितना आएगा आपके पास, kg इनवर्स, मीटर इनवर्स, टाइम क्या है आपका सेकंड, तो सेकंड की पावर 4 और एम्पेयर की पावर
स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस के अपने यूनिट्स हैं, कैपेसिटेंस के जो अपने यूनिट्स है, इक्विवेलेंट यूनिट्स आएंगे वो है फैरेड, FARAD फैरेड। तो फैरेड को किससे डिनोट करते हैं, F के साथ डिनोट करते हैं आप लोग, क्लियर। आगे फैरेड जो है वो आपके पास माइक्रो फैरेड आ जाएगा, माइक्रो फैरेड होगा, पीको फैरेड होगा, क्लियर है। तो इस तरह की आगे ये वैल्यू जो है वैल्यू होगी कि कितने कितने किसी कैपेसिटर में कितना कितना कैपेसिटेंस है, तो वो सारे किस में आएंगे आपके पास, फैरेड में आएंगे। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक बच्चों, कैपेसिटेंस आपके पास आ गया। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट टर्म कौन सी है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अच्छा अब बच्चों रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं हम, आर के साथ डिनोट करेंगे। तो आर अगर मुझे निकालना है तो मुझे पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है वी किसके इक्वल में होता है, आई आर के इक्वल में होता है। मुझे आर चाहिए यहाँ से, तो आर इज इक्वल टू किसके इक्वल में होगा आपके पास, वी अपॉन आई के इक्वल में होगा, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो वोल्टेज वी, तो वी का डायमेंशनल फार्मूला बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है मेरे पास यहाँ पे, ये वाला एम एल टू टी माइनस 3 और ए माइनस 1। ओके, तो उसके बाद नीचे क्या है यहाँ पे, ये सारा इंक्लूड करके आपके पास आएगा वी का फॉर्मूला। तो वी के बाद यहाँ पे करंट, तो करंट का क्या फार्मूला है, करंट का यहाँ पे फॉर्मूला होता है एम्पेयर्स में। तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, ए। तो ए जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास इंक्लूड होकर पावर बन जाएगी यहाँ पे एम एल टू टी माइनस 3 और ए माइनस 2, ये आपके पास आ गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ओके, तो अगर आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखते हो तो केजी मीटर का स्क्वायर टाइम सेकंड का माइनस क्यूब और यहाँ पे ए एम्पेयर्स, तो एम्पेयर्स की पावर -2। और यहाँ पे अगर आप कभी रेजिस्टेंस देखते हो तो रेजिस्टेंस के अपने यूनिट्स हैं ओम, तो इसको डिनोट करते हैं ओम्स के साथ, ठीक है। क्योंकि ओम साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था, जिसने बताया था कि when the current is passing through any conductor then the conductor offers ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, कि जब भी कभी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगी तो वो जो कंडक्टर है उसके पास एक रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, क्लियर। और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। ओके, क्लियर है यहाँ तक बच्चों। ओके, उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है आपके पास कंडक्टेंस। ओके, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया है, रेजिस्टेंस के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आपके पास, कंडक्टेंस। तो बच्चों जो कंडक्टेंस होता है इसको हम डिनोट करते हैं जी के साथ। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में करंट कितनी फ्लो करती है, दैट इज द कंडक्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी कंडक्टर के बीच में कितनी करंट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, रुक रही है, तो वो बन गया उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर और कंडक्टेंस जो है वो दोनों आपस में रेसिप्रोकल में आते हैं। तो इट मीन्स दैट अगर मैं कभी इसकी कंडक्टेंस निकालूंगा तो ये किसके इक्वल में होगा, 1/r के इक्वल में होगा। तो जो मेरे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस की टर्म आ रही है ना, उसका आप रेसिप्रोकल करो, मीन्स यहाँ पे 1/m L2 t की पावर -3 a की पावर -2। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास m जब ऊपर जाएगा तो m की पावर क्या हो जाएगी, -1। l की पावर जब ऊपर जाएगी तो -2, t की पावर जब ऊपर जाएगी तो 3, a जब ऊपर जाएगा तो a की पावर 2। ओके, अच्छा अब बच्चों यहाँ पे अगर आप इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, केजी इनवर्स, उसके बाद लेंथ मीटर इनवर्स टाइम सेकंड और एम्पियर का स्क्वायर। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 1/r आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप कभी लिखोगे तो 1/ओम इन द सेंस ओम इनवर्स, जिसे आप बोलते हो ओम इनवर्स, क्लियर। तो ओम इनवर्स का मतलब है यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं MHO, मो। इसका नाम जो है वो क्या है, मो, मतलब इनवर्स ऑफ ओम्स, क्लियर है। तो ये आपके पास आ गया इनवर्स का। तो
तो बच्चों यहाँ तक ये चीज क्लियर है। आपके पास कैपेसिटेंस भी आ गया, रेजिस्टेंस भी आ गया और साथ में आपके पास इंडक्टेंस भी आ गया। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब बच्चों एक टर्म आपके पास और है, वो है इंडक्टेंस ऑफ ए इंडक्टेंस। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं एल के साथ। अच्छा, अब बच्चों देखो इंडक्टेंस जो है वो कहाँ पे है? देखो हमने बोला रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आपका वायर के अंदर है। क्लियर? वायर के बीच में करंट को जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा वो करेगा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। क्लियर? तो कंडक्टर के बीच में आ गया रेजिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद आती है आपके पास, मैंने बोला कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जो आती है वो आती है कैपेसिटर के बीच में। अब आता है बात इंडक्टेंस कहाँ पे आती है? इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस भी एक तरह का इंपीडेंस है। इंपीडेंस मींस रेजिस्टेंस है, लेकिन बट ये कंडक्टर के बीच में नहीं होगा, कैपेसिटर के बीच में होगा। ये होगा आपके पास कहाँ पे? इंडक्टर के बीच में। और इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर होता है एक कॉइल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हीटर की कॉइल देखो, कोई भी आप कॉइल देखो जो सर्कल की फॉर्म में बाउंड की हो। क्लियर? दैट इज कॉइल। तो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी कि कॉइल कौन सी होती है? रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, सर्कुलर कॉइल होती है। कोई भी एक ऐसी वायर जिसको आप सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बाउंड करो तो उसके बाद फिर वो सर्कुलर एक स्प्रिंग टाइप का बन जाता है, दैट इज इंडक्टर। उसे हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर। तो उस फॉर्म में, अगर उस फॉर्म में हमारा कंडक्टर, तो उसमें से जब करंट फ्लो करती है तो उस कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसको हम फिर रेजिस्टेंस नहीं कहते, उसको हम इंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टेंस कहते हैं। ओके, तो इंडक्टेंस जो है वो आपके पास किसके इक्वल में आएगा? आपके पास यहाँ पे पहले इंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं एल के साथ। ओके, यहाँ तक ये चीज क्लियर है? क्लियर है? ओके। अच्छा, उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे इंडक्टेंस जो है वो आता है आपके पास यहाँ पे ईएमएफ का मीनिंग होता है वोल्टेज। क्लियर? ओके। उसके बाद यहाँ पे अपान करंट अपॉन टाइम। ओके, तो अगर कभी आप यहाँ पे देखो तो आपके पास यहाँ पे क्या है? वोल्टेज है, वोल्टेज अपॉन करंट अपॉन टाइम। तो करंट अपॉन टाइम का मीनिंग क्या है? यहाँ पे मैंने यहाँ पे वोल्टेज लिख दी और यहाँ पे आपके पास करंट है। तो करंट का मीनिंग है आपके पास यहाँ पे एम्पियर, टाइम का इनवर्स मतलब टी का इनवर्स, ये आ गया। अब मुझे सिंपली यहाँ पे वोल्टेज के जो डायमेंशन फॉर्मूला वो लिखना पड़ेगा। मैंने करंट और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो लिख दिया है। करंट को हम एम्पियर में करते हैं, टाइम का इनवर्स कर दिया मैंने यहाँ पे। तो टाइम यहाँ पे नीचे था, ऊपर चला गया तो टी इनवर्स में हो गया। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ वोल्टेज का लिखना है, तो वोल्टेज का जो डायमेंशनल फार्मूला है बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ये है वोल्टेज का फार्मूला। क्लियर है? तो वोल्टेज का फार्मूला लिखो यहाँ पे M L2 P-3 A-1 और नीचे यहाँ पे आएगा ये V का आ गया डायमेंशनल फार्मूला। उसके बाद A-T-1। तो अब इसको पूरा इंक्लूड करो जितना भी है, तो आपके पास M कितना आ गया यहाँ पे? M लेंथ कितनी है आपके पास यहाँ पे? स्क्वायर। टाइम देखो यहाँ पे T का -3 है, ये टाइम यहाँ पे -1 है। तो -1 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -3 और +1 -2। T का कितना आ गया? -2। उसके बाद देखो यहाँ पे ये A क्या है आपके पास? नीचे है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स का हो जाएगा, तो आगे भी इनवर्स का A है, तो A की आपके पास पावर कितनी आ गई? -2। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि पूरे हो गया आपके पास। यहाँ पे M भी एडजस्ट हो गया, L भी हो गया, T-2 आ गया और A-2। तो अगर आप ये आपके पास बन गया डायमेंशनल फार्मूला, अगर आप उसको रीअरेंज करो तो इसकी ऐसा यूनिट्स निकालोगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? यहाँ पे केजी, मीटर का स्क्वायर, टाइम तो सेकंड का स्क्वायर, एम्पियर है तो ए का -2। ओके, अब बच्चों यहाँ पे इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस जो है ये डिस्कवर किया था हेनरी ने। तो हेनरी के नाम के ऊपर इसकी मेजरमेंट होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हेनरी। क्लियर है? हेनरी इसकी ऐसा यूनिट्स है। तो बच्चों ये थी आपके पास सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? इसमें हमने देखा मैकेनिकल क्वांटिटीज पढ़ी हमने, इसमें हमने पढ़ी थर्मल क्वांटिटीज पढ़ी, थर्मल फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ी इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटीज हैं जितनी भी, तो ये सारी की सारी हमारे पास थी जितनी भी टाइप की थी। क्लियर है? तो यहाँ तक मुझे होप्स हो कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आप लोग कोई भी डायमेंशनल फार्मूला हो, कोई भी टर्म आ रहे तो उसको आपने इस तरह से ही आपने उसका फिजिकल फार्मूला लिखना है, उसके बाद आपने फिर आपने उसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो लिखना है। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर है?
ओके। अच्छा, उसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। अब हमने देख लिया है कि डायमेंशनल एनालिसिस तो हमने देख लिया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका हम डायमेंशनल फार्मूला किस तरह से लिखेंगे, ताकि उसका डायमेंशनल फार्मूला किस तरह से बनाएंगे। क्लियर है। ओके। फिजिकल फार्मूला और डायमेंशनल फार्मूला जो है वो दोनों अलग हैं, उसी के बेसिस के ऊपर ये सारी टर्म्स जो है वो निकाली जा सकती हैं। क्लियर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने अब लिखना है नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन of physical quantity। अच्छा, अब जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या है कि मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी को हम क्लासिफाइड किस तरह से करेंगे। अब यहाँ तो आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देखो कहता ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस हमने कर लिया है, तो अब यहां से हमें ना, अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है ना कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब फिजिकल क्वांटिटी जो है ना वो 4 टाइप की हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं कि मान लो हमारे पास अगर यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज है। अब पहली बार जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो आती है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन भी है, साथ में वो वेरिएबल्स भी है उसके पास। इट मींस दैट अगर उसके पास डायमेंशन है बट लेकिन वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज जो है ना, वैल्यू जो होगी वो वेरी करेगी। क्लियर। वैल्यूज की वेरी करेगी। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चल गया कि एक टर्म तो आपके पास, एक क्वांटिटी आपकी बनेगी डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स, एक डायमेंशनल वेरिएबल होगी, दूसरी टर्म होगी आपके पास यहां पे डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, एक क्वांटिटी वो होगी जिसके पास डायमेंशन भी होगी लेकिन बट वो वेरिएबल भी है, उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। दूसरी क्वांटिटी मेरे पास वो होगी जिसकी डायमेंशन नहीं होगी लेकिन बट वो वेरी जरूर करेगी। दो टर्म्स होगी हमारे पास एक। अच्छा, उसके बाद अब जो थर्ड टर्म है वो बोलूंगा मैं कि एक मेरे पास क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट, वो टर्म जिसके पास डायमेंशन भी होगी लेकिन बट वो कांस्टेंट होगी। ओके, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो फोर्थ टर्म आपके पास होगी डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक चीज पता चल गई कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो कितनी टाइप की होगी, 4 टाइप की क्वांटिटी होगी। एक वो होगी जो डायमेंशनल वेरिएबल होगी। डायमेंशनल वेरिएबल देखो कौन कौन सी टर्म्स होती है आपके पास यहाँ पे। फर्स्ट को मैं यहाँ पे क्लासिफाइड करता हूँ कि आपके पास जो पहली टर्म होती है वो होती है डायमेंशनल वेरिएबल। अच्छा, अब बच्चों डायमेंशनल वेरिएबल जो है ये आपके पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी।
अब ये आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसके पास डायमेंशन होती है। ओके, मतलब वो क्वांटिटी जो पोजेस करेगी डायमेंशन, लेकिन बट वो वेरी भी करेगी। हम ये नहीं बोलेंगे उसके पास डायमेंशन तो है, एक बार उसके पास डायमेंशन आ गया भाई, अगर उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि उसके पास डायमेंशन भी होगी बट वो वेरी भी करेगी। क्लियर? तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करता हूँ, द फिजिकल क्वांटिटी which possesses dimensions, which possess dimensions and the physical quantity which possesses dimensions and have variable values and have variable values is known as dimensional variable, is known as dimensional वेरिएबल। तो वो कौन सी होगी, इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले भाई एरिया एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, क्लियर, जिसकी डायमेंशन है। मैं उसको बोलूंगा उसकी डायमेंशन क्या है भाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये इसकी डायमेंशन है। लेकिन बट अगर भाई इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, अगर इसकी लेंथ चेंज हो जाए, ब्रेड्थ चेंज हो जाए, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, चेंज नहीं हो जाएगा, एरिया चेंज हो गया। अब जैसे अगर मैं बोलूँ भाई एरिया के बाद अगर मैं बोलूँ भाई एरिया हो गया, वेलोसिटी होगी भाई, अगर उसकी टर्म्स जो है, अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो अगर वो 40 मीटर पर सेकंड से चला है भाई, डायमेंशन तो है इसके पास, वेलोसिटी के पास डायमेंशन क्या है, एक तो डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम तो दोनों रहेंगे, लेकिन वेलोसिटी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 10 की स्पीड से भी चल सकता है, 40 की स्पीड से भी चल सकता है, 70 की स्पीड से भी चलता है। तो इट मीन्स दैट इट्स वैल्यू जो है ना, इट्स डायमेंशन विल बी सेम, डायमेंशन जो है वो चेंज नहीं होगी, बट उसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज हो सकती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं बोलूँ भाई मेरे पास फोर्स है, तो फोर्स का क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है, मास इनटू एक्सेलरेशन तो रहेगा, लेकिन बट अगर उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है, 40 न्यूटन आ रहा है, फिर कोई 70 न्यूटन हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है आपका, चेंज हो रही है। तो इट मीन्स दैट कि ये सारी की सारी टर्म्स आपके पास, ये फिजिकल क्वांटिटी वो टर्म्स होगी जो जिसके पास डायमेंशन तो होगी, लेकिन बट वो अपनी वैल्यू जो है ना वो वेरी कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज भी हो सकती है। क्लियर? ओके, अच्छा भाई, अब उसके बाद आते हैं आपके पास डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। तो डायमेंशनलेस वेरिएबल कौन सी आपके पास? डायमेंशनलेस वेरिएबल, अब बच्चों यहाँ पे देखो कि डायमेंशनलेस वेरिएबल का मीनिंग क्या है, कि आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन नहीं होगी, एक तो जिसके पास डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन बट उसकी वैल्यू जो है ना वो वेरी करेगी, उसकी वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। अब जैसे मैं लिखता हूँ, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। द फिजिकल क्वांटिटी which do not possesses which don't possess dimensions, but which don't possess dimensions but have variable values, so is known as dimensionless
वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या है, डायमेंशंस नहीं है, उसके पास डायमेंशन जो है वो नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कौन सी आएगी आपके पास यहाँ पे, अब जैसे मैंने बोला भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब बच्चों यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम कभी बोले भाई डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले ले, अगर मान लो 1 kg का ऑब्जेक्ट लेते हो तो 1 kg का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डेंसिटी और विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ही आपने वाटर में लेना है, तो उसकी डेंसिटी को दोनों को डिवाइड करो, तो भाई यहाँ पे तो आपके पास फिर क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास डेंसिटी आ गई किसकी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की, तो यहाँ पे नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर। तो भाई अगर आप कभी देखोगे इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन तो कट जाएंगे, लेकिन वैल्यू जो है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कोई भी हो सकता है, वाटर तो चलो कांस्टेंट रहेगा आपका, क्लियर है, ओके। तो क्या होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज होने से आपकी पूरी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसके पास डायमेंशन नहीं है, क्लियर है, डायमेंशन, क्योंकि इसके साथ तो आपको कट कट गया, यहाँ से डायमेंशन है, डेंसिटी के साथ डेंसिटी कट गया, तो इट मींस दैट कि ये क्या है, बस डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है ये। लेकिन बट क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट का अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, उसके पास अपनी वैल्यू होती है, क्योंकि हर एक सब्सटेंस जो है उसकी डेंसिटी अलग होगी विद रिस्पेक्ट टू वाटर के साथ, ओके, तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी, एक नंबर। दूसरे नंबर को भी आप देखो साइन, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, तो बच्चों ये सारे क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर भी आपके देखो, अगर मैं कभी बोलूं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर, नीचे क्या आ गया आपको हाइपोटेन्यूज, भाई ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ के साथ तो लेंथ आपकी कट जाएगी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बट हर जगह पे कहीं पे साइन 30 आ जाएगा, कहीं पे साइन 40 होगा, क्लियर है। तो ऐसे ये हो गया, जैसे हम यहाँ पे एंगल भी लिख सकते हैं भाई, एंगल, तो ये सारी की सारी टर्में आपके पास क्या है, ये वो टर्में हैं जिनके पास डायमेंशन नहीं है, लेकिन बट ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ना वो चेंज होती जा रही है, क्लियर है, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं होगी, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, वेरी करेगी, ओके। यहाँ तक बच्चों ये चीज क्लियर है। थर्ड आपके पास आती है यहाँ पे डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायमेंशनल कांस्टेंट आया, अब यहाँ पे डायमेंशनल वेरिएबल नहीं है, इट मींस दैट आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन होगी लेकिन बट वो कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, उसके पास डायमेंशन भी होगी, साथ में उसके पास क्या होगी, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो कभी नहीं चेंज होगी, वो हर एक जगह पे वो क्या रहेगी, जो है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे देखो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which possesses dimension which possesses dimensions but have constant value, but have constant value, जिसकी क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब उसकी विद रिस्पेक्ट टू उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा लेकिन उसके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल में अगर मैं कभी देखूं इसका जो डायमेंशनल कांस्टेंट है उसकी अगर मैं वैल्यू देखूं तो भाई हमारे पास क्या आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे मैं कैपिटल जी के साथ डिनोट करता हूँ। भाई अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला है, मैंने आपको करवाया है वो, ओके, और साथ में उसकी जो वैल्यू है वो पूरे थ्रू आउट यूनिवर्स में हर जगह पे सेम रहेगी, क्योंकि जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, क्लियर, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट्स वैल्यू जो है वो क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो हर जगह पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, ओके। तो ये है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला उसका, ओके। उसके बाद नेक्स्ट होगा आपके पास एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बच्चों ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, इसका डायमेंशनल फार्मूला है,
इसकी वैल्यू भी है, तो वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ये चीज स्पीड ऑफ लाइट। अब बच्चों यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम देखो, वैक्यूम में जो स्पीड की लाइट है वो क्या है, 3 × 10⁻⁸ है, वो कभी भी कम होती ना ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकंड रहती है। क्लियर। तो ये क्या है, ये एक, चाहे आप यहाँ पे रहो, चाहे आप मरकरी पे जाओ, चाहे आप वीनस पे, चाहे यूरेनस पे, कहीं पे भी चले जाओगे, वहां पे क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम पे अगर आप स्पीड ऑफ लाइट देखोगे तो वो क्या है आपका 3 × 10⁸ ही हमें यहाँ पे मिलेगी। क्लियर। तो ये बच्चों यहाँ पे एक ऐसे कांस्टेंट टर्म्स है जिसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज नहीं होगी, ये चीज को समझो। ओके, तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन भी होगी प्लस कांस्टेंट भी टर्म होगी। ओके, अब लास्ट टर्म है हमारे पास कौन सी, हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो हमारे पास जो फोर्थ टर्म आएगी वो है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट जो है, अब देखो जहां पे लिखा है डायमेंशन लेस, तो मतलब हमारे पास वो क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन नहीं होगी, जिसकी, जो हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स हैं, जो हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स है प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, उनको यूज करना ही नहीं है, मतलब उनके पास ये डायमेंशन है ही नहीं। एक तो डायमेंशन नहीं है बट साथ में वो कांस्टेंट है। तो अगर कभी हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन कैसे करके लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी which don't possess dimensions, which don't possess dimensions, what have constant value, वो क्या होंगी, कांस्टेंट वैल्यू होंगी आपके पास। तो वो जो वैल्यू है वो आपके पास कांस्टेंट ही वैल्यू होगी। अब इसकी एग्जांपल क्या है भाई, अब बच्चों आपने स्टार्टिंग में भी आपने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे पाई है, पाई की वैल्यू जहां पे मर्जी चले जाओगी, पाई की वैल्यू आपकी वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। एक दूसरे नंबर पे मैंने बोला था आपके पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ई की टर्म्स जो है वो जहाँ पे भी होगी कांस्टेंट होती है। उसकी तो भाई डिफरेंशिएशन जो है वो भी ई ही है, इंटीग्रेशन जो है वो भी आपके पास ई ही है। क्लियर है, तो ये टर्म्स हैं। उसके बाद आपके पास जो प्योर नंबर्स हैं, प्योर नंबर जैसे 1 2 3 4 5 अप टू ये चलते जाएंगे, तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं इनके पास जो है वो डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, हर जगह पे इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो बच्चों यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से जो हमने डायमेंशनल फार्मूले पढ़े हैं उनके बेसिस के ऊपर अगर कभी हम देखें तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है जो आगे फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज डायमेंशनल वेरिएबल्स, जिसके पास डायमेंशन भी है और साथ में उसकी वैल्यू चेंज भी होती है। सेकंड वन इज उसके पास डायमेंशन नहीं थी, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स था, तो उसके पास डायमेंशन नहीं है बट उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, 2 हो गया। उसके बाद थर्ड वन है आपके पास डायमेंशनल कांस्टेंट, उसके बाद डायमेंशन भी है लेकिन बट उसकी वैल्यू जो है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी। एंड लास्ट वन इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मींस उसके बाद डायमेंशन नहीं है बट उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो बच्चों यहाँ तक तो आपको बस हाई होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको आगे फर्दर क्लासिफाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ओके स्टूडेंट, अब बच्चों यहाँ पे आपका जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले थे, डायमेंशनल टर्म्स थी, जितनी भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी थी वो हमने सारे डिस्क्राइब कर दी। अब हम यहाँ पे इसका एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला जो है वो क्या है, एक डायमेंशनल फार्मूला जो है वो क्या क्या कर सकता है। क्लियर, उससे पहले हम छोटी सी एक टर्म पढ़ते हैं, वो है आपके पास एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर, तो पहले आप इस क्वेश्चन को समझो, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी,
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बच्चों सबसे पहले ना हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के बीच में ना हमारे पास यहाँ पे इसी के लिंक में हमारे पास कंसेप्ट जो है वो जुड़े हुए हैं। अगर हमें ये वाला टर्म जो है वो ये सही तरह से अच्छी तरह से नहीं समझ आएगा तो फिर उसके आगे जो हमारे पास एप्लीकेशन होगी ना वो हमसे नहीं निकल पाएंगी। क्लियर? फिर उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्टी आएगी। क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर? अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई भी एक फिजिकल फॉर्मूला आएगा। फिजिकल फॉर्मूला इन द सेंस आप कह सकते हो कि 2-3 फिजिकल क्वांटिटी अगर आप जुड़ जाएं, क्लियर है, तो वो दोनों मिला के 2-3 क्वांटिटी जब जुड़ जाती हैं तो फिर वो आप मिला के एक रिलेशन बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फिजिकल टू में तो फोर्स इज इक्वल टू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन के साथ जुड़ के आपका फॉर्मूला बना है। क्लियर? यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़े होंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस में आपके पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो ये सारे के सारे क्या है आपके पास फॉर्मूले हैं। तो फिजिकल टर्म्स इसमें जो है, फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो उसमें जुड़ी हैं। अच्छा, अब फिर जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो क्या कहता है, कहता है कि लेट अस सपोज दैट अगर हमारे पास कोई एक रिलेशन है तो जो उसकी लेफ्ट साइड के बीच में, जो हमारे पास लेफ्ट साइड में फिजिकल क्वांटिटी होगी और जो उसकी अपोजिट राइट साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या है, उनकी डायमेंशन जो है वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की अगर आप देखो भी डायमेंशंस देखो और राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखो तो वो सारी की सारी क्या होंगी, दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मास आ रहा है तो राइट हैंड साइड में भी मास होगा, जो मास के ऊपर पावर होगी वो दोनों साइड में रहेगी। क्लियर है? ओके, तो मैं पहले इसकी थ्योरम लिख लेता हूँ, इसका लॉ जो है वो लिख लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ according to the principle of homogeneity क्या कहता है कि हमारे पास अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, क्लियर है, तो जो इसकी डायमेंशंस होगी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इफ द फिजिकल क्वांटिटी have dimensions if the physical quantity have the dimensions, मतलब एक physical quantity है, clear, अगर हमारे पास if the physical quantity have dimensions, ठीक है, of various fundamental terms, उसके पास जो dimension होगी, physical quantity होगी, have dimensions of, उसकी जो dimension है उसमें क्या होगी, fundamental quantity है, fundamental terms है, fundamental terms। क्लियर? अब उसके पास क्या है, एक फंडामेंटल टर्म्स हैं, तो जो फंडामेंटल टर्म्स होगी वो ऑन द टू साइड्स, ऑन द टू साइड्स, ऑन द टू साइड हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास एक वो फॉर्मूला जिसमें ऑन द टू साइड्स ऑफ ए रिलेशंस आर इक्वल, have dimensions of fundamental terms on the two sides of relation, on the two sides of relations are equal। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी से मिलके हमारे पास जो एक रिलेशन बना है, उस रिलेशन के दोनों साइड में जो डायमेंशंस होंगी वो सारी सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, तो हम कह सकते हैं देन द फिजिकल रिलेशंस, then the physical relations, जो हमारे पास फिजिकल रिलेशन होगा वो क्या होगा, देन द फिजिकल रिलेशंस इज डायमेंशनली इक्वल, डायमेंशनली करेक्ट कह लीजिए या इक्वल कह लीजिए, एक ही बात है। तो
इसके अकॉर्डिंग कहने का मीनिंग क्या है, कहता है कि हमारे पास अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो वो अगर जुड़ के एक रिलेशन बना रही है, तो रिलेशन की लेफ्ट हैंड साइड में भी जो उसके पास डायमेंशंस होगी और रिलेशन की राइट हैंड साइड में भी जो उसके पास डायमेंशन होगी वो क्या होगी, दोनों इक्वल्स होगी। तो इट मीन्स दैट हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, फिजिकली हमारे पास फिजिकली क्या है, करेक्ट है या फिजिकली इक्वल है। तो दोनों में से आप एक चीज लिख सकते हो कि फिजिकली करेक्ट और फिजिकल, ओके यहां तक। अच्छा अब देखो, अब इसके क्वेश्चन का कहने का मीनिंग क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी एक टर्म आ रही है, क्लियर, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल से समझाता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। यहाँ पे जैसे 5, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। मुझे डायमेंशन फाइंड आउट करनी है किसकी, ए और बी की, ओके। एक तो ये है कि मुझे डायमेंशन किसकी फाइंड आउट करनी है, ए की और बी की, ठीक। तो उसमें क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, देन द रिलेशन बी, आपके पास यहाँ पे रिलेशन जो है आप कुछ भी लिख सकते हो रिलेशन के बीच में, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक लिख लो आप, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी बाई इज इक्वल टू एफ। ये मैंने ऐसे नॉर्म अपने से खुद से एक रिलेशन बनाया है कि मेरे पास ax स्क्वायर प्लस बी बाई इज इक्वल टू एफ है, ओके। अब मुझे यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है ना वो मेंशन करनी पड़ेगी कि मेरे पास जो एफ है, एफ क्या है, एफ बी द फोर्स, एफ बी द फोर्स। यहाँ पे मेरे पास जो x है, x क्या है, x बी द डिस्टेंस, x क्या है मेरे पास, x बी द डिस्टेंस। और यहाँ पे मेरे पास जो y है, y क्या है मेरे पास यहाँ पे, y बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे सिंपली एक न्यूमेरिकल आया है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। हमारे पास यहाँ पे ए और बी जो है ना ये कांस्टेंट टर्म है, एक नंबर, लेकिन बट हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, तो हम इस फॉर्मूले से देखेंगे कि ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ओके। तो यहाँ सबसे पहले नंबर पे सोल्यूशन में चलते हैं। हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन में है हमारे पास एफ इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई। अच्छा अब बच्चों ये तो था हमारे पास एक रिलेशन है भाई, गिवन जो हमारे पास गिवन रिलेशन जो है वो हमने लिख दिया एफ इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई। अच्छा अब बच्चों अगर कभी हम देखें इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही हमारे पास राइट हैंड साइड में डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग्स टू प्रिंसिपल ऑफ homogeneity, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ एफ जो है वो किसके इक्वल में होगा, डायमेंशंस ऑफ दिस, डायमेंशंस ऑफ ए एक्स स्क्वायर के। देखो ना यहाँ पे जो डायमेंशन ए एक्स स्क्वायर की है और यही डायमेंशन आपकी डायमेंशंस ऑफ बी बाई, ओके। देखो डायमेंशंस के केस में हमने प्लस नहीं करना, हमने मल्टीप्लाई करनी है एक चीज, तो क्योंकि हम शुरू से जो है जितने डायमेंशनल फार्मूले करते हैं उसकी मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। अगर भाई जो डायमेंशनल फार्मूला एफ का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला इसका होगा, अगर आप इन दोनों को रिलेट करोगे तो भी एफ का डायमेंशनल फार्मूला इसके इक्वल में आएगा, अगर आप इसको डायमेंशनल फार्मूला इसका करोगे तो डायमेंशनल फार्मूला बी बाई के इक्वल में आएगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं सबसे पहले नंबर पे सपोज मैं करता हूँ यहाँ पे इसको इक्वल में, डायमेंशन ऑफ एफ जो है वो किसके इक्वल में आएगा, बस यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ ए एक्स स्क्वायर। तो डायमेंशनल फार्मूला तो आपको पता है एफ का कितना है, तो एफ का अगर हम यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो मेरे पास क्या आएगा, एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ए। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला तो हमने निकालना है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स देखो एक्स का क्या है,
एक्स तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, एक्स तो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस है, ये एक्स आपके पास क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे फिर मेरे पास क्या आएगा, एल का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से मुझे यहाँ से ए निकालना है, तो ए का क्या आएगा आपका, ए के बिल्कुल सामने है आपके पास एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एल स्क्वायर। तो अगर कभी आप इसको रीअरेंज करो तो मेरे पास क्या आएगा, एम एल, टू है पावर, तो जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो वन माइनस टू एल माइनस वन, टी की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, माइनस टू। तो यहाँ पे आपके पास ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। तो बच्चों यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है कि हमारे पास यहाँ पे ए का डायमेंशनल फार्मूला आ गया एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे बी का भी निकालना पड़ेगा तो फिर हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ एफ को हम इक्वल कर देंगे किसके, डायमेंशन ऑफ, अगेन डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी बाय, अच्छा अब देखो यहाँ पे आपके पास f का डायमेंशनल फार्मूला है, तो f का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, m l t माइनस टू। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b, तो b का तो हमने निकाला है, बट y क्या है आपका, y जो है यहाँ पे आपके पास, मैं बताऊँ y क्या है आपके पास यहाँ पे, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मास के आपका यूनिट आ गया यहाँ पे m। ओके, ये चीज क्लियर है। अगर हम यहां से देखें तो आपके पास जो b आएगा, b का एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पे नीचे क्या आ गया, m। तो यहाँ से m के साथ m कट जाएगा, तो आपके पास जो b का डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो आएगा b जीरो एल टी माइनस टू। ओके, तो यहाँ तक आपके पास ये चीज़ क्लियर है कि हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के हम किसी भी वेरिएबल का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, एल टी माइनस टू। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास ये चीज़ क्लियर हो गई है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी न्यूमेरिकल का, किसी भी कांस्टेंट टर्म का हम डायमेंशनल फार्मूला जो है वो निकाल सकते हैं, अगर हमें वहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं किया है। एक न्यूमेरिकल हम और करते हैं हम क्लियर, ताकि अच्छी तरह से ये चीज़ क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम निकालेंगे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे जो आपका सेकंड न्यूमेरिकल है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। हमने ए और बी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, क्लियर। और हमारे पास जो रिलेशन है, रिलेशंस बी ई इज इक्वल टू, आप कोई भी रिलेशन जो है वो अपने से लिख सकते हो, क्योंकि हमने तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर कभी आप देखते हो ई के लिए, तो ई के लिए आप मान लो यहाँ पे ए अंडर रूट एक्स, एक ये मान लो, ई इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स मान लो, और दूसरा आप मान लो यहाँ पे अंडर रूट, चेंज कर लो वैल्यू को, और यहाँ पे y कर देते हैं। ओके, हमारे पास हमने ए और बी की डायमेंशनल फार्मूला जो है वो निकालना है। हमारे पास यहाँ पे जो x है, x को आप किससे डिनोट करोगे, x को आप कर लो डिस्टेंस के साथ, x रिप्रेजेंट डिस्टेंस और y रिप्रेजेंट टाइम। क्लियर, आपके पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पे आपके पास क्या क्वेश्चन आ रहा है, आपके पास यहाँ पे ए
E इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपके पास E क्या है, E आपके पास बच्चों यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वही यहाँ पे ऐसे एक सिंपल में मैंने फॉर्मूला लिखा है A अंडर रूट एक्स माइनस बी अंडर रूट बी, और यहाँ पे y लिख दिया होगा कि हमने यहाँ पे जो डायमेंशन फॉर्मूला वो निकालना है, वो किसका निकालना है, ए और बी का निकालना है। ओके, हो सकता है अगर वो कभी इस तरह से पूछ ले भाई कि हमें यहाँ पे ए और बी का निकालो, उसके बाद मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दो ए और ए क्रॉस बी का भी निकाल के दो भाई, हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है वो। क्लियर ये चीज। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास x जो है ना, x यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, और y यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। ओके, तो अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग्स टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया जाए, यहाँ पे पहले देखो सोल्यूशन में देखो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन रिलेशन है वो क्या है, गिवन रिलेशन बी ई इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट बी बाई, ये है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग्स टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो आपके पास डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का होगा, जो आपके पास डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे एनर्जी का होगा, तो वो डायमेंशनल फार्मूला आपका राइट हैंड साइड में भी इक्वल भी होगा। तो यहाँ पे देखो डायमेंशंस ऑफ ई वो किसके इक्वल में होंगे, यहाँ पे आप डायमेंशन ऑफ ए अंडर रूट एक्स के। तो यहाँ पे स्टूडेंट माइनस लगा हुआ है, हमने माइनस को कंसीडर नहीं करना, यहाँ पे माइनस लगा हो प्लस लगा है, हम तो यही समझेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला इसका प्लस डायमेंशन इसका, दोनों को मिला के आपका डायमेंशन जो है वो ई का बन रहा है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन में होमोजेनिटी में क्या बोल रहा है, कहता है कि दोनों साइड के जो डायमेंशन है ना वो इक्वल होते हैं। ओके, चाहे आप ये वाली टर्म लो चाहे आप ये वाली टर्म लो, तो एनर्जी के डायमेंशन इसके साथ भी यही लगेंगे, इसके साथ भी यही रहेंगे। क्लियर है, मतलब कि टर्में चाहे आपके पास जितनी मर्जी हो, हर एक टर्म इंडिविजुअल टर्म जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है उसके इक्वल में होगी आपके पास। बस आपने ये चीज को ध्यान में रखो, डायमेंशन ऑफ ए अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पे माइनस है प्लस है कोई दिक्कत नहीं है कि आपने सिर्फ इतना लिख देना है डायमेंशन ऑफ अंडर रूट बी वाई। क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे पहले मैं इस टर्म को इक्वल कर लेता हूँ इसके। ओके, तो यहाँ पे देखो डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ए अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे देखो एनर्जी है, तो एनर्जी के डायमेंशन फार्मूला आपको पता है कि बच्चों यहाँ पे वर्क के, हीट के, एनर्जी के सभी के डायमेंशन फार्मूले जो है वो वर्क में ही लिखे जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे ml2 और t-2 ये आ गया डायमेंशन फार्मूला किसका, एनर्जी का। यहाँ पे हमने ए का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, यहाँ पे क्या है x, तो x का क्या आ रहा है, यहाँ पे x का डायमेंशन फार्मूला आएगा आपके पास l, यहाँ पे क्या है आपका स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1/2। बच्चों यहाँ तक क्लियर है। ओके, अच्छा जी, अब देखो स्टूडेंट क्या होता है कि कभी भी अगर हमारे पास जो है, अगर मान लो अगर हम यहाँ से इस टर्म को देखें तो ये एल वाली टर्म को हम यहाँ पे नीचे भेज देते हैं और हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ए की टर्म आ जाएगी। तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है ml2t-2 और नीचे आ रहा है आपके पास l 1/2। अब मैं यहाँ पे l की 1/2 को ट्रांसपोज करके ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा ml, यहाँ पे 2 है, ये 1/2 जब ऊपर जाएगा तो क्या आएगा -1/2 और यहाँ पे t-2। बच्चों यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, a इज इक्वल टू ml 2 टू या 4 -1 3, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा पावर 3/2 और यहाँ पे t की पावर कितनी आ रही है -2। तो ये बन गया आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, ए का। तो बच्चों यहाँ तक ये चीज क्लियर है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनता है। ओके, तो सेकंड देखो यहाँ पे डायमेंशन
डायमेंशन ऑफ ई जो है वो इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अंडर रूट बी, और यहाँ पे क्या है वाई। डायमेंशन लिखो ई के, तो ई के डायमेंशनल फॉर्म में आता है आपके पास ml2t-2, तो डायमेंशन ऑफ अंडर रूट बी, तो अंडर रूट बी को तो हमने निकालना है अभी। वाई देखो, तो वाई के बच्चों यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है कि वाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टाइम को, तो हम यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे टी। अब बी को एक साइड पे रखो, टी को यहाँ पे नीचे ले आओ, यहाँ तक क्लियर। अच्छा भाई, अब बी को निकालना है तो बी को अंडर रूट बी को इस साइड पे रखो, टी जो है, अब देखो टी की जब पावर यहाँ पे 1 है तो ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ml2 और टी 1 ऊपर गया तो -1 मतलब -3। अच्छा अब बच्चों देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो अगर इसको आप दूसरी साइड में ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरी होल टर्म का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इसकी v की वैल्यू देखते हो तो ये तो स्क्वायर बन गया आपके पास यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे m का स्क्वायर, l का 2 का किया तो 4, और यहाँ पे 2 है तो 3 2 जा 6। अब आपके पास जो b है इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, m2 l4 और t की पावर 6। तो बच्चों जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उसका यहाँ पे आके हमें फायदा मिल रहा है कि क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है, लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होती है वो आपकी राइट हैंड साइड की, ये वाली साइड की अगर आप अभी देखो इस वाली साइड की, को जो भी आपके पास इंडिविजुअल टर्म होगी ना, जो डायमेंशन फॉर्मूला एक लेफ्ट हैंड साइड का होगा वही आपके पास, अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में आपको 2-3 टर्म में और भी आ जाएंगी ना, तो भी आपके पास डायमेंशनल फार्मूला जो होगा लेफ्ट हैंड साइड का, वो डायमेंशनल फार्मूला हर एक टर्म के इक्वल में होगा। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला जो यहाँ पे होगा वही इसके इक्वल में हो जाएगा, इसके इक्वल में होगा, अलग अलग करके आप लोग ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ तक ये चीज़ समझ है, ओके।